Jai Hind students. Today we will start second chapter of chemistry, that is structure of atom. Okay, structure of atom में आपने पहले भी पढ़ा था 9th क्लास में। जो बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्टिंग है इस चैप्टर में। ठीक है, स्टार्टिंग वहीं से होगी कि आपने पढ़ा है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में सबसे पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में आपको एटम के बारे में जो बताया गया था, जो जो पॉइंट्स दिए गए थे। एटम क्या होता है, एटम को सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना गया था और उसे कहा गया था कि ये सब डिवाइड नहीं हो सकता या इनडिविजिबल पार्ट माना गया था, कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो सब अब आगे और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, और इन्हीं के छोटे छोटे ऐसे ही सिमिलर आइडेंटिकल पार्टिकल्स के कंबाइन होने से मैटर बनता है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में जो चीज़ें बताई गई थी, कुछ चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन ये पॉइंट जो था उसमें वो करेक्ट नहीं था कि वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, वो इंडिविजिबल होते हैं उन्होंने बताया था। लेकिन हमने बाद में पता किया, साइंटिस्ट ने हमें बताया कि उसे फिर से डिवाइड कर सकते हैं और ज़्यादा, यानी किस किस चीज़ में वो सब डिवाइड होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, वहीं से हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। ओके, सबको पता है बेसिक यूनिट्स हैं ये। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ओके, तो इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, तो वन बाय वन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स। पहले हम बात कर लें इससे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, कि जब एटम में डिस्कवर करने की बात आई तो पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँगा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। एटम में अगर आप बात करें, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी जो सेम चार्ज वाले होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो एक जैसे नहीं हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जिन पे सेम चार्ज होता है, ठीक है, सेम चार्ज वाले एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज वाले होते हैं या डिफरेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये पॉइंट है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी कैसे हुई थी। इसमें अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ये भी आपने 9th में पढ़ा था, बट मे भी आपने सही से 9th क्लास में इसको ध्यान से पढ़ा था या आपको याद है नहीं, तो हम अभी बात करेंगे इसके बारे में। ओके, अ वेरी लो प्रेशर एट एंड एट वेरी हाई वोल्टेज। ये जो ग्लास ट्यूब होती है, ओके, यहाँ ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में फिगर में दिया हुआ है अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब विद परफोरेटेड एनोड। तो सेकंड वाले में परफोरेटेड है, फर्स्ट वाला पहले हम बात करेंगे इसकी। इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है, इसमें एक एंड पर कैथोड है निगेटिवली चार्ज और दूसरे एंड पर एनोड है पॉजिटिवली चार्ज। जब यहाँ पर हाई वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, देखिए हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट करके हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और इस ग्लास ट्यूब को यहाँ पर क्या किया गया है, वैक्यूम किया गया है, टू वैक्यूम पंप, यानी यहाँ से रेगुलेट कर सकते हैं आप। अंदर ग्लास ट्यूब के अंदर की जो गैसेज हैं, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट करना किसे बोलते हैं, वहाँ पर कोई भी इन्वायरमेंट प्रेजेंट ना हो, या फिर हम कहेंगे कि वहाँ पे जितनी भी गैसेज हैं उसको वहाँ से हटा देना, हटा के उसे क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं। तो अगर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है तो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स, यानी बहुत कम चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट होंगी, बहुत स्मॉल अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में गैसेस। ओके, तो वेरी लो प्रेशर इसीलिए लिखा है। ओके, वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज, तो वोल्टेज हाई होना चाहिए और प्रेशर बहुत लो होना चाहिए, यहाँ से हम वैक्यूम क्रिएट करके कर सकते हैं। और फिर जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो कैथोड से एनोड की तरफ एक रेज निकलती है। ओके, इस डायरेक्शन में मूव करती है, किधर, कैथोड से एनोड की तरफ, और वो ग्लास ट्यूब के अंदर ही एक रेज मूव करती हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्रॉस द इलेक्ट्रोड्स करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी पार्टिकल की एक धारा जिसे बोलेंगे हम, ठीक है, एक फ्लो हो रहा है, एक धारा बह रही है, उस तरह से करंट जिसे हम बोलते हैं, और वो किस बिहेवियर का, उसका बिहेवियर कैसा है, किस नेचर का है, उसके लिए यहाँ पर दिया है कैथोड टू एनोड। ठीक है, उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, कैथोड टू एनोड, यानी निगेटिव से
पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। तो निगेटिव चार्ज जहाँ पर है वहाँ से निगेटिव चीज़ निकलेगी और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है यानी पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है। इट मीन्स कि वो क्या है, अपोजिट है, अपोजिट चार्ज वाला। पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, निगेटिव चार्ज वाला। ओके, अब देखिए सेकंड यहाँ पर बात हो रही है कि ZnS क्या होता है। यहाँ पर फ्लोरेसेंट कोटिंग लिखा हुआ है। फ्लोरेसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल बोलते हैं ऐसे मटेरियल को, ऐसे केमिकल को जिस पे अगर लाइट पड़ती है या कोई रेज पड़ती हैं तो वो ग्लो करता है। ओके, ग्लो करने की वजह से हमें पता चलता है कि वहाँ पर कोई रेज दिख रही है। जैसे कि आपको पता है कि अगर करंट फ्लो रहा है तो हमें करंट भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। अगर कोई रेज फ्लो कर रही हैं जो हम रेज को देख नहीं सकते, लेकिन रेज जहाँ पे पड़ रही हैं वहाँ पर अगर ग्लो कर रहा है मटेरियल, इसका मतलब कि वहाँ पर कोई रेज क्या कर रही है, वो एब्जॉर्ब करके वहाँ पे ग्लोइंग हो रही है, ठीक है। तो वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को या करंट फ्लो होता है तो हम देख नहीं सकते, बस टच करने पे या फिर उसका इफेक्ट आपको दिखता है कि बल्ब अगर ग्लो कर रहा है इसका मतलब कि करंट आ रहा है, या आप हाथ से टच करके भी देख सकते हैं। ओके तो भी आपको पता चल जाता है कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आंख से आप नहीं देख सकते उससे वैसे। ओके, कैथोड रेज में देखिए अब यहाँ पर ZnS कोटिंग एट बैक ऑफ द परफोरेटेड एनोड। तो इसमें क्या किया गया, पहले वाले एक्सपेरिमेंट की तरह ही यहाँ पर एनोड को परफोरेटेड कर दिया गया। परफोरेटेड का मतलब होता है कि उसमें कई सारे होल्स कर दिए जाएँ। सपोज़ ये एक प्लेट है, इसमें कई सारे होल्स कर देने का मतलब ऐसे कई सारे होल्स कर दिए जाएँ तो इसे हम बोलते हैं परफोरेटेड, जिसमें कई होल्स हों। ओके, परफोरेटेड एनोड का यूज़ करके फिर यहाँ पर हम इसे फिट करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रेड कलर में दिख रहा है परफोरेटेड एनोड। अब यहाँ से जब कैथोड रेज सेम उसी प्रोसेस से कैथोड रेज निकलेंगी कैथोड से एनोड की तरफ, तो क्या होगा, परफोरेशन की वजह से जो रेज आ रही थी वो पहले एनोड पे ही रिसीव हो जाती थी। अब ये परफोरेटेड होने की वजह से उसको उस एनोड के आगे भी वो पास होके जाएगा, उस होल से रेज निकल के पीछे की तरफ जाएंगे। और पीछे की तरफ ये ग्लास ट्यूब पे यहाँ देखिए ये कोटिंग की गई है, फ्लोरेसेंट कोटिंग लिखा हुआ है। फ्लोरेसेंट कोटिंग पे जब वो कैथोड रेज पड़ेंगी तो वो मटेरियल क्या करता है, ग्लो करता है। इससे ये शो करता है कि वहाँ पर जो रेज मूव कर रही हैं कैथोड टू एनोड। एनोड बाय ग्लो बाय हीटिंग विथ कैथोड रेज शोज इट्स प्रेजेंस, ठीक है। उसकी प्रेजेंस को वो इस एक्सपेरिमेंट से हम पता लगाते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड फिर अप्लाई करके इन रेज पर देखा गया, उनका बिहेवियर चेक किया गया। तो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं है तो वो बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में उसका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है, यानी वो अफेक्ट हो रहा है, वो रेज अफेक्ट हो रही हैं, यानी उस रेज में जो पार्टिकल्स हैं उनका बिहेवियर ऐसा है कि अगर इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो उनका बिहेवियर जैसा रहता है, और अप्लाई कर देने पर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। बिहेवियर शोज इट्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो उस बिहेवियर से हमने ये कंक्लूजन निकाला जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बिहेवियर क्या है। तो उस बिहेवियर से हम ये डिस्कस करते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। These are called electrons. Its behavior does not depend on material of electrode, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड लिया गया है कैथोड और एनोड वो किस मटेरियल का बना है, ठीक है, किस मेटल का बना है या किस मटेरियल का है इस पर डिपेंड नहीं करता। एंड गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब, और इस ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में जो गैस प्रेजेंट है, जो इन्वायरमेंट था, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट करने के बाद, उस पर भी वो डिपेंड नहीं करता। यानी इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर और ट्यूब में अंदर गैस पर ये रेज डिपेंड नहीं करती। इससे क्या पता चलता है हमें, सो कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रॉन आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम्स, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में जो प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, एक जैसा ही होता है। इससे ये कंक्लूजन निकाला गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपको ये कॉपी में डायग्राम बनाना है और इसके बारे में लिखना है, और इससे जुड़ी हुई और भी चीज़ों को हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है। अभी आपको इतना रिवाइज करना है। सेकेंड चैप्टर बहुत लेंदी है, ठीक है, तो इसके लिए रेडी रहिए। आपको पहले से नहीं सोचना है, कई सारे टॉपिक ऐसे भी इसमें आ रहे हैं जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, यही फर्स्ट टॉपिक ही था, और भी टॉपिक्स आएंगे, और कुछ टॉपिक हैं जो बहुत नए हैं आपके लिए, ठीक है।
जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, इसलिए उसको भी अच्छे से आपको समझना है, पढ़ना है। और ये थोड़ा लेंदी होने की वजह से कई सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलेंगी और हमेशा याद रखनी है। यानी कि वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें, जो आपको आगे 11th के बाद 12th में भी काम आएगा और फिर कंपटीशन में भी काम आएगा आपके। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ओके, इस चैप्टर में आपको ज़्यादा फोकस करना है। ओके, थैंक यू।